नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी ने ईएसआईसी डिप्टी डायरेक्टर का एग्जाम अनाउंस किया है। आज हम क्या करेंगे, इस एग्जाम के सिलेबस में जो 12 टॉपिक्स हैं उनमें से हम एक टॉपिक एनालाइज करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है जनरल साइंस। अगले कुछ दिनों में हम सारे 12 के 12 टॉपिक का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे कि किस टॉपिक के लिए हमें क्या पढ़ाई करना है, कैसे करना है। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब हम बाकी वीडियोज अपलोड करें वो भी आपको नोटिफिकेशन आता रहे। ओके, ग्रेट। ओके, बिफोर मूविंग एनी फर्दर, हु वी आर। हम लोग क्या करते हैं, हम डिफरेंट एग्जाम्स के लिए स्टूडेंट्स को कोच करते हैं। अगर आप यहां देखोगे, वी आर यूनिकली पोजिशन्ड टू असिस्ट यू फॉर दिस एग्जाम। वो क्यों? क्योंकि एक तरफ हमारा एक्सपीरियंस यूपीएससी के रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में है, दूसरी तरफ हम मैनेजमेंट, कॉमर्स, लेबर लॉज, इन सारे सब्जेक्ट्स में हम लोग स्पेशलाइज भी करते हैं। देयरफॉर ह्यूमन पैराडाइस इज यूनिकली पोजीशन। ये एक ऐसा एग्जाम आया है जहां जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है वही हमारा स्पेशलाइजेशन है। आगे बढ़ते हैं। ओके, अबाउट यूपीएससी ईएसआईसी डिप्टी डायरेक्टर एग्जाम। कुछ और लोगों के मन में सवाल हैं, जैसे कि एग्जाम में कितने सवाल होंगे। हमारा अंदाजा है कि आपको 120 सवाल आएगा। मार्क्स या 100 नंबर का पेपर होगा या 300 होगा, इट डजंट मैटर बाय द वे। पार्ट ए पार्ट बी का वेटेज कितना होगा? पार्ट ए में 15 से 20 सवाल होंगे, या 15 या 20। पार्ट बी में बाकी जितने बचते हैं 120 में से 105 के करीब या 100। फाइनली एग्जाम डेट, हमारा बेस्ट एस्टिमेट है कि आपका एग्जाम अगले साल फरवरी मार्च 2022 से पहले नहीं होगा। टू बी रियलिस्टिक, शायद ये अगले साल कभी मई, जून, जुलाई, गर्मियों के आसपास ही हो, बट बेस्ट एस्टिमेट है कि अगले साल फरवरी मार्च 2022 से पहले नहीं होगा। व्हाई वी आर सो कॉन्फिडेंट? सो वील डू अनदर वीडियो कि क्या उसका ट्रेंड है, क्या कुछ है, वट एवर एक्सपीरियंस इज ऑन यूपीएससी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स, बट दैट इज नॉट एजेंडा फॉर टुडे। द समरी इज कि आपको कम से कम इस एग्जाम के लिए कम से कम 6, 7, 8 महीने का समय कम से कम मिलेगा। अब वो ज्यादा भी हो सकता है। उसके अलावा अगर आपके पास कुछ ऐसे सवाल है, सीट्स, एलिजिबिलिटी, फॉर्म कैसे भरना है, सैलरी कितनी है, आई एम श्योर आप सभी ज्ञानी हैं, तो आपने इन सवालों के जवाब नोटिफिकेशन में ढूंढ लिया होगा। फिर भी अगर किसी को नहीं पता है, कोई बात नहीं, आप हमारी टीम को बता दीजिए। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक है, आप उसको क्लिक कीजिए, हमारी टीम से कनेक्ट हो जाइए, वो आपको जो भी आपको इसमें से पूछना है वो आपको बता देंगे। इस वाले एग्जाम के लिए हम कैसे तैयारी कराते हैं, हमारा एक 4 स्टेप का अप्रोच है। 4 स्टेप में क्या है? सबसे पहले हम आपको अराउंड 4 महीने के लिए लाइव क्लासेस में हम आपको कोर्स पूरा कराएंगे। देन वील आल्सो मेक यू गो थ्रू प्रिंटेड बुकलेट्स जो आपके घर आती हैं कोरियर से। नंबर 3, हम आपको एक 10,000 क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक हम आपको देंगे, विच विल आल्सो इंक्लूड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप हमारी वेबसाइट पे जाके जरूर देखिएगा कि इस 10,000 क्वेश्चन का क्या वैल्यू है और हमने इसमें क्या क्या इंक्लूड किया है। और नंबर 4, हम आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर करवाते हैं। और अगर आप ये चारों चीजें हमारे साथ कर लेते हो, यू आर रेडी फॉर यूपीएससी ईएसआईसी एग्जाम। आपको कोई दूसरा बुक छूने का नीड नहीं है, आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी नहीं करने हैं, करंट अफेयर भी हम लोग करवाएंगे, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। सो यू कैन कंप्लीटली डिपेंड अपॉन अस। और ये जो अप्रोच है 4 स्टेप वाली, ये हम लोगों ने पहले भी अडॉप्ट की है। यूपीएससी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर का पेपर हुआ था 2017 में, विद द सेम 4 स्टेप अप्रोच हम लोगों ने स्टूडेंट्स को तैयारी करवाया था। और उस वाले एग्जाम में मोर देन 90% पेपर हमारे कराए हुए कोर्स में से आया था। कोर्स का मतलब है हम जो क्लास में पढ़ाते हैं, या हम लोग अपने जो प्रिंटेड बुकलेट आपके घर भेजते हैं, या जो ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक में हम आपको कराते हैं। सो मोर देन 90% पेपर वाज फ्रॉम दैट। तो इस वाले 4 स्टेप अप्रोच ने वहां काम किया है। अभी एक यूपीएससी ईपीएफओ का एग्जाम है जो आजकल जिसका तैयारी चल रहा है, और जो एग्जाम अभी है सितंबर 2021 में,
5 सितंबर को। इस वाले एग्जाम के लिए भी हमने सेम अप्रोच अडॉप्ट किया है और बड़ी जल्दी इसका रिजल्ट भी हमारे सामने आ जाएगा कि इस वाले एग्जाम में हमारे पढ़ाए हुए कोर्स में से लोगों को कितने सवाल आए। और हमारा पूरा विश्वास है कि यूपीएससी ईएसआईसी एग्जाम में भी हमारा जो रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के लिए तैयारी कराने का 4 स्टेप अप्रोच है, उसमें भी ये वाला अप्रोच जरूर एक अच्छा रिजल्ट देगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, कुछ डिस्कस करना है, कोई पर्टिकुलर चीज आपको जानना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए, उससे आप हमारी टीम से व्हाट्सएप से जुड़ जाएंगे। जो पूछना है तुरंत कभी भी आप पूछिए, हमारी टीम जो बेस्ट हम लोग कर सकते हैं हम आपको उसमें सपोर्ट करेंगे। अगर आपको समझना है कि एनरोल कैसे करना है तो वेबसाइट पे चले जाइए और वेबसाइट से आपको पूरा समझ में आएगा क्या क्या कैसे कैसे है प्रोग्राम का स्ट्रक्चर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हो, फोन भी कर सकते हो, व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां तुरंत अभी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, जैसे भी आपको उचित लगे। ओके, अब आते हैं असली बात पे। असली बात क्या है कि जनरल साइंस का जो सिलेबस में टॉपिक है, इसके लिए हम लोग क्या पढ़ें या क्या नहीं पढ़ें। और जैसे ये सेशन खत्म होगा आपको पता चलेगा कितनी सारी गलतफहमियां हैं मार्केट में, कितने सारे लोग आपको मिसगाइड कर रहे हैं, एंड विल गो ओनली बाय द फैक्ट। सो हम जो इस क्लास में, हम जो इस सेशन में आपको बता रहे हैं, डू नॉट ट्रस्ट अस जस्ट बिकॉज वी नो थिंग्स, बट ट्रस्ट देम बेस्ड ऑन द डेटा विच वी गिव। नारायण मूर्ति जी ने एक बार कहा है, इन गॉड वी ट्रस्ट, everybody else put data on the table, so we'll put data on the table to substantiate our claims. Okay, great. So let's get started. तो जनरल साइंस में हमें क्या पढ़ना चाहिए, इसके लिए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम लोगों ने पिछले 7-8 साल के जितने भी रिक्रूटमेंट एग्जाम थे, हमने एक एक को स्टडी किया, उसका एक एक सवाल किया, और हमने 17 रिक्रूटमेंट पेपर का एक एक सवाल हमने एनालाइज किया। इस 17 पेपर में हमें 6 पेपर ऐसे मिले जिसमें जनरल साइंस सिलेबस का कीवर्ड एज सच दिया हुआ था। आपको मैं क्विकली दिखा भी सकता हूं। एडमिन ऑफिसर बीआरओ का 2019 में पेपर हुआ, तो इसमें जनरल साइंस का टॉपिक था। उसके बाद एडमिन ऑफिसर जीएसआई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का 2018 में हुआ, इसमें जनरल साइंस का टॉपिक था। यूपीएससी ईपीएफओ 2017 में हुआ, इसमें अगेन जनरल साइंस। उसके अलावा फिर एपीएफसी का हुआ, एपीएफसी में अगेन यू विल सी, जो कि 2017 में हुआ था, इसमें अगेन जनरल साइंस का टॉपिक था। फिर आप देखेंगे सीनियर एडमिन ऑफिसर डीआरडीओ, जो कि 2016 और 2014 में 2 बार हुआ है, और दोनों में जनरल साइंस सिलेबस में टॉपिक था। तो हमने इनका एक एक सवाल हमने स्टडी किया, और जनरल साइंस के लिए हमने 4 सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की। वो 4 सवाल कौन कौन से हैं कि क्या सिर्फ एनसीईआरटी की बुक पढ़ना काफी है, क्या सिर्फ 10th क्लास तक की एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ना काफी है, क्या एनसीईआरटी में सिर्फ साइंस की बुक्स भी पढ़ना ही काफी है, कुछ और भी पढ़ना पड़ेगा, क्या सिर्फ साइंस ही काफी है। चौथा सवाल कि किस बुक को किस डेप्थ तक पढ़ना है। ओके, अगेन बिकॉज वी वांटेड टू पुट डेटा ऑन द टेबल, सो लेट्स लुक एट सम ऑफ द एनालिसिस। तो यूपीएससी 2017 का पेपर हम लोगों ने देखा। यूपीएससी 2017 के पेपर में 10 सवाल आए थे जनरल साइंस के ऊपर। आपके 10 भी आ सकते हैं, 8 भी आ सकते हैं, 12 भी, 15 भी। वो सब बात हम एक दूसरे वीडियो में करेंगे कि किस टॉपिक से कितने सवाल आ सकते हैं। तो चिकनगुनिया के ऊपर एक सवाल आया जो कि 12th की बायोलॉजी की बुक में दिया हुआ है। अगर आप 10th तक की बुक देखेंगे तो चिकनगुनिया शब्द मेंशन्ड भी नहीं है किसी भी बुक में। अच्छा, अगला सवाल देखिए कि ऐसा कौन सा प्लांट है जो ऐसा कौन सा है जो एनिमल एज वेल एज प्लांट दोनों है। तो इसका आंसर है इग्लिना। अब इग्लिना की 8वीं 9वीं किताब में एक बड़ी सुंदर फोटो तो दिया हुआ है, लेकिन इस वाली बात का जिक्र कि ये प्लांट और एनिमल दोनों है, ये क्लास 11th की बायोलॉजी के 2nd चैप्टर में है, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एक और सवाल देखिए कि कौन सा मटेरियल डायमैग्नेटिक नहीं है। अब डायमैग्नेटिक शब्द का इस्तेमाल भी नहीं हुआ है 10वीं क्लास तक। ये वाला सवाल कहां से उठाया गया है? क्लास 12वीं की फिजिक्स की किताब में 5वां चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर। सिमिलरली एक और सवाल है। तो
ये जो ईपीएफओ 2017 का पेपर हुआ, इसमें टोटल 10 सवाल आए जनरल साइंस के। इस 10 में से 5 सवाल क्लास 10th तक में कवर्ड थे, 4 सवाल 11th और 12th की बुक्स में से आए। और हाँ, मैं आप सब लोगों को ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हम किसी भी फैक्ट पे गलत हैं, प्लीज कमेंट में लिखिए, आप ढूंढिए और हमें बताइए, हाँ यहां तुम लोगों ने एनालिसिस में गलती की है। तो 10 में से 5 सवाल 10th तक की बुक में आए, 4 सवाल 11th 12th में आए, और एक सवाल था जिसमें एक वर्ड है लाइकन, उसका जिक्र किया, पर सवाल का आंसर करने के लिए जितना जानकारी चाहिए वो किसी भी बुक में नहीं था। तो इसको मैं समझ सकता हूं कि ये मतलब दोनों करने के बाद भी शायद नहीं हो पाता लोगों से। ओके, तो 10 सवाल में से सिर्फ 5 ही सवाल थे जो 10th तक की बुक्स में आए। अब ये वाली बात काफी विचित्र है, क्योंकि सारी दुनिया ने आपको YouTube पे ज्ञान दे दिया कि 10th तक की एनसीईआरटी पढ़ लो, बड़ा सिंपल है, एवरीडे लाइफ वाली साइंस पढ़ लो, लेकिन ये तो कुछ और ही हो रहा है। फिर हमने 1 मिनट के लिए सोचा शायद ऐसा है कि ईपीएफओ में मुश्किल सवाल आ गए हैं, तो कहीं बाकी पेपरों में ऐसा नहीं हो और हम अननेसेसरी 11वीं 12वीं की किताब पढ़ लें। अब अगर 11वीं 12वीं की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ना है, फिर तो शायद हम IIT कर लेते, हम में से कुछ लोग, राइट? वो तो क्योंकि काफी मुश्किल है, तो फिर क्या करें? तो अपना सवाल ढूंढने के लिए हमने बाकी पेपरों को भी देखना शुरू किया। तो ये 2015 में APFC का एक पेपर आया 2015 में, और इसमें एक सवाल है जो आपके सामने है। सो ये है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के ऊपर। अब खास बात ये है, जो GM क्रॉप्स है, GM क्रॉप्स का जिक्र क्लास 9th की बुक में हुआ है, लेकिन इस सवाल को आंसर करने के लिए जो डेटा पॉइंट हमें चाहिए वो स्टेट वे दिया हुआ है ओनली इन क्लास 12th बायोलॉजी बुक। चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, और 12th ही चैप्टर, 12th की बायोलॉजी है। ओके, फिर APFC में एक और सवाल हम लोगों ने देखा, साइनोसॉइडल ट्रांसवर्स वेव, जो कि बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक मतलब चैप्टर है। अब SHM वर्ड का भी जिक्र नहीं है 10th तक कभी, और ये बच्चे कब पढ़ते हैं? अगेन 11th की फिजिक्स में पढ़ते हैं, 14 चैप्टर ऑसिलेशन वाले में। ऐसे और भी बड़े सारे सवाल हैं, हम तो आपको 2-4 ही दिखा रहे हैं ताकि जस्ट टू मेक अवर पॉइंट। फिर हमने दूसरा एक पेपर देखा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर GSI, और ये काफी इंटरेस्टिंग है, क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो जिक्र है वो आपकी 8वीं क्लास की बुक में है, फिर ये 10वीं में भी है। वेरी नाइस, फिर तो सवाल हो जाना चाहिए। नहीं, तब भी नहीं हो रहा है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस का जिक्र तो है, लेकिन क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है ये सीधा आप लोगों को पढ़ाया जाता है क्लास 12th की फिजिक्स के 9th चैप्टर में, विच इज रे ऑप्टिक्स। सो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर GSI में भी ऐसा हुआ हमारे साथ। ये DRDO का पेपर था एक, तो टोटल 6 पेपर थे। इसमें लेड स्टोरेज बैटरी का कैसे काम करता है, उसमें कौन सा एसिड यूज होता है, ये भी 12th की बुक में 10th में आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो फिर क्या मतलब हम क्या करें? टोटल एनालिसिस हमारा क्या बोलता है? तो 6 के 90 सवाल हम लोगों ने एनालाइज किए एक एक करके। उन 90 को देख के हमें समझ में आया कि अराउंड 60% सवाल 10th तक के पेपर में आए हैं, अराउंड 30% सवाल 11th 12th वाले आए हैं, और बाकी 10% बाहर से आए। इसके भी हम जिक्र करेंगे कि ये कहां बाहर से आए हैं, बाहर से आए हैं। ठीक है, अब आप अगर सोचेंगे कि 30% जो नंबर है वो अब कोई छोटा नंबर नहीं है। अगर 30% आपका 11th 12th में से आ जा रहा है, जो कि कभी ज्यादा भी हो सकता है, राइट? हमने अभी देखा APFC में तो 40% हो गया था, राइट? तो अब इसको अब इग्नोर नहीं कर सकते। तो पहला हमारा एनालिसिस बाहर ही आया कि क्लास 11th 12th की बुक्स भी पढ़नी है। अब आप कहोगे अरे ये क्या हम बात कर दिया, 11th 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ना मजाक है। नो वरीज, हम आपको बताएंगे कि क्या करना है, कैसे अप्रोच करना है, हम आपको वो वाला तरीका ही बताएंगे। ओके, सो सबसे पहली बात क्या है कि आपको क्लास 6 से 10th की बुक में सारी चीजें पढ़नी है।
जो लोग आपको ये ज्ञान दे रहे हैं कि एवरीडे लाइफ में जो केमिस्ट्री होती है, अभी हमने एक अपने कॉम्पिटिटर का वीडियो देखा, वो पता नहीं क्या कह रहा था कि ऐसी ऐसी बातें आती हैं कि टायर में हवा कैसे भरी जाती है। प्लीज, ऐसा नहीं है। स्टडी एवरीथिंग। जो भी लाइन किताब में लिख दी गई है, जो लाइन किसी डायग्राम में लिख दी गई है, जो किसी टेबल में दिया हुआ है, हर चीज आपको, चाहे कितना ही बोरिंग है, चाहे कितना एवरीडे लाइफ में, चाहे एवरीडे लाइफ में नहीं है, आपको हर एक चीज पढ़ना है। दूसरा बात, अगर आपको कोई ऐसा बोलता है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे एक दूसरे भाई ने यूट्यूब में वीडियो में बताया कि आप सिर्फ केमिस्ट्री में 5 चीजें पढ़ लीजिए, आप एटम, मॉलिक्यूल, मेटल, नॉन मेटल, पीरियोडिक टेबल और एसिड बेस पढ़ लीजिए, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है। आप हमें एक नॉन इंपॉर्टेंट, आप एक काम करो, आप हमें एक नॉन इंपॉर्टेंट टॉपिक दिखा दो और हम आप उसको एक सवाल दिखा देंगे पेपर में से निकाल के पिछले सालों में से, शायद तब आपको तसल्ली हो जाएगी। सो दिस वाज आवर फर्स्ट पॉइंट। 6th से 10th में नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट, यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग। दूसरी बात, ऐसा कुछ नहीं है कि एवरीडे लाइफ में जो साइंस है उसी को पढ़ना है, यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग। दूसरी बात पे आते हैं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास 11th और 12th, क्लास 11th और 12th की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो भी पढ़नी है, पर सिलेक्टिव स्टडी के साथ। और इसको आप ध्यान से सुनिए कि अब ठीक है, हम ऐसे बोल के तो नहीं जा सकते कि सिलेक्टिव स्टडी पढ़ लीजिए और आप फिर वहां परेशान हैं। हम आपको बताएंगे एग्जैक्टली करना क्या है। क्लास 11th और 12th की बुक के लिए, क्लास 11th 12th की बुक के लिए आप 2 बातों का ध्यान रखिए। पहली बात, अगर किसी बात का जिक्र 10th तक की बुक में हो गया है और फिर 11th 12th में भी है तो उसको पढ़ना है। ये तो पहली चीज है जो आपको पढ़ना है। जैसे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 10th 8th 9th में कभी आ गया है और फिर दोबारा से रे ऑप्टिक्स में आ रहा है, तो रे ऑप्टिक्स में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस के आगे पीछे है वो पढ़ना है। एक और एग्जांपल देता हूं, पीरियोडिक टेबल आप शायद 9th या 10th में पढ़ लेंगे, फिर 11th में भी आएगा, तो पीरियोडिक टेबल को 11th 12th वाले को भी घोट के पी जाना है। ठीक इसी तरह हमने अभी एक और एग्जांपल देखा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का, अगर वो है 12th में, फिर बायोटेक्नोलॉजी वाले बुक में है, तो वो भी पढ़ना है। सो पहली लर्निंग क्या है, जो चीजें 10th तक की बुक्स में आई हैं और अगर 11th 12th में दोबारा पढ़ाई जाती हैं वो आपको पढ़नी है। ये हमारी होगी पहली बात। दूसरी बात, अगर कुछ नहीं भी दिया पर वो एप्लीकेशन बेस्ड चीजें हैं, उसको कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मूलाज हैं, बेकिंग सोडा है, कुछ है, ये लिखना है, तो ये भी आपको 11th 12th की बुक से पढ़ना है। तो 2 बातें बताई हैं, एक जो पहले दिया हुआ है वो दोबारा दिया हुआ है, उसके आगे पीछे पढ़ लेना आप सब कुछ, ठीक है। अब कोई, हम भी पेपर तो है नहीं हमारे पास, पर आपको मोटा मोटा अजम्पशन लेके चलना है, ठीक है, मुझे इतना पढ़ लेना चाहिए। यूज योर ओन माइंड, डोंट रन आफ्टर एनीवेयर फॉर ज्ञान। सेकंड थिंग, एप्लीकेशन बेस्ड चीजें हैं वो भी पढ़नी है। अब 11th 12th में क्या नहीं पढ़ना है, अब 11th 12th में जहां एक, जैसे अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे बॉन्डिंग होती है कि ये सब है, ये सब आपको पढ़ना है। कैसे जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो सब कैसे होते हैं, वो सब आपको नहीं पढ़ना है। बॉन्डिंग है वो सब नहीं पढ़ना है। लेकिन अगर 10वीं की किताब तक दिया गया हो कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, रिडक्शन रिएक्शन क्या है, तो पढ़ना है। 10वीं तक तो सभी कुछ पढ़ना है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का सवाल आया हुआ अभी थोड़े दिन पहले, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप डिकम्पोज करोगे तो क्या क्या बनता है। तो लेकिन 11th 12th में ये सब आप छोड़ सकते हो, ये सब चीजें आप, या कहीं डेरिवेशन है, कोई न्यूमेरिकल है, वो सब चीजें आप छोड़ सकते हो। सो विद दिस सिलेक्टिव स्टडी अप्रोच आपको पढ़ना है। तीसरा चीज क्या है कि सिर्फ साइंस की बुक ही नहीं पढ़नी है, सिर्फ साइंस की बुक ही नहीं पढ़नी है। क्लास 6th की एक सोशल साइंस की बुक है द अर्थ, उसमें से भी सवाल आए हैं। अब आप सिर्फ 6th से 10th तक की साइंस पढ़ के जाने वाले हो, नहीं, सोशल साइंस की वाली बुक भी पढ़ लीजिए। उसके अलावा क्लास 7th की एक बुक है अगेन सोशल साइंस की, जिसका नाम है अवर एनवायरमेंट, वो भी पढ़ के जाइए। 11th 12th की जो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आप करने वाले हो, लेकिन 12th में कुछ किताब है बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर,
वो भी आपको पढ़ के जानी है। 11th 12th में बायोटेक के ऊपर जो किताबें हैं वो भी करना है। सो दिस विल गिव यू कंप्लीट कवरेज। एंड जो मैंने पहले बताया कि अब 10% सवाल कहां से आ गए, उनमें से कुछ सवाल यहां से आए हुए हैं। उन्होंने पूछ लिया ये ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ये सब का एक सवाल आया हुआ है। अब ये तो लेकिन साइंस की बुक में है ही नहीं। ओके ग्रेट। लास्ट पॉइंट ऑफ कोर्स, एंड ये तो शायद आपको पता ही होगा, अगर आपको ये भी डाउट हो तो फिर काफी बड़ी समस्या है। ये जनरल साइंस का पेपर है, ये साइंस एंड टेक नहीं है। जो सिविल सर्विसेज का साइंस एंड टेक है, जिसमें से कितने सैटेलाइट उड़ गए और क्या हो गया, या क्या करंट अफेयर में साइंस टेक, वो सब इसका पार्ट नहीं है। करंट अफेयर में हो सकता है इसी एग्जाम के, पर इसमें नहीं पढ़ना है। तो कुल मिला के ये एनसीईआरटी की मोटा मोटा 18 किताबें हैं, जिनमें से सवाल आपको आते हैं। मुश्किल नहीं है, थोड़ा समय जरूर लगेगा, पर दिस विल गिव यू मैक्सिमम कवरेज। एक बात और याद रखिए, जनरल साइंस एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और जनरल साइंस एक प्रेडिक्टेबल सब्जेक्ट है। प्रेडिक्टेबल का मतलब क्या है कि हमें पता है कि इतना पढ़ने से सवाल आ जाएगा हमारा। आप में से कुछ कहेंगे 18 किताबें कैसे पढ़ेंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप पढ़ सकते हो। फिर भी अगर आप हमारे साथ भी, अगर आप ये पक्का आपको कवरेज देगा, नहीं तो आप हमारे साथ जुड़िए। हम लोगों ने क्या किया है, इन 18 किताबों में जितना भी ज्ञान है, हमने उसको हमारी अराउंड 250 से 300 पेजेस की प्रिंटेड बुकलेट और अराउंड 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और जो हम क्लास से पढ़ाते हैं, इसमें हमने उसको समेट दिया। आप हमारे साथ एनरोल हो जाइए, विल हेल्प यू। लेकिन ठीक है, वो आपका मर्जी है, इट्स नॉट अ वीडियो टू सेल, बट वी वांटेड टू टेल यू दैट कि सवाल कहां से आ रहे हैं। वी वांटेड टू टेल यू कि सवाल, जनरल साइंस के सवाल कहां से आ रहे हैं। अगर इसके अलावा हम बाकी 12 के 12 टॉपिक्स का भी एक एक करके डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, एंड विल पुट ओनली फैक्ट्स विद लॉट ऑफ एनालिसिस। और बाय द वे, हम पूरा कोई भी कोर्स डिजाइन करते हैं, कुछ भी हम लोग काम करते हैं, हम काफी रिसर्च करके करते हैं कि क्या पढ़ना। हमारा कोशिश होता है कि आप कम से कम में आपका एग्जाम निकल जाए, और लेकिन आप वो पढ़े जिसमें से सवाल आते हैं। इसलिए यू वुड हैव सीन कि हमारे इस एग्जाम में 90% आए, इसमें 80% आए, इसमें 70% आए। वो सब इसलिए आता है, ऐसा नहीं कि हम पेपर आउट कर लेते हैं, वो इसलिए आता है कि हम अपना पूरा रिसर्च करते हैं। ऐसा नहीं है कि जनरल साइंस लिख दिया तो बच्चों को हमने ज्ञान दे दिया 10th तक का पढ़ लो, नहीं। वी स्पीक वेरी केयरफुली कि हम क्या एडवाइज कर रहे हैं। कई बार हमें नहीं पता, हम मना भी कर देते हैं कि नहीं भाई, इसका तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कहां से सवाल आ रहे हैं, भाई ये तो सिर्फ हवा में है। ऐसा भी होता है, एंड विल टेल यू। जब हम आगे 12 के 12 टॉपिक करेंगे, कुछ में हम आपको ये भी बोलेंगे इसका तो हमें समझ नहीं आ रहा है, और इसका किसी को भी समझ नहीं आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। ऐसा भी हम आपको एडवाइस करने वाले हैं, डोंट वरी। बट जहां हम लोगों को पता है, विद ओनली डेटा वी स्पीक। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, आप हमारा वेबसाइट पे जाइए, वहां आप अपना डिटेल देख लीजिए। बाय द वे, अगर आप इस वीडियो के एनालिसिस किसी बात से डिसएग्री करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज जाके कमेंट में लिखिए कि तुमने ये क्या बकवास बात की है, ऐसा नहीं है, एंड हम उसका जवाब भी देंगे। अगर कुछ गलती होगी तो मान भी लेंगे, उसको सुधार भी कर लेंगे। बट प्लीज अगर आप डिसएग्री करते हैं, जाके इसको वहां जाके लिखिए। फाइनली आप हमें वेबसाइट या ईमेल कैसे भी हम हमारी टीम में कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक भी दिया हुआ है, तुरंत क्लिक कीजिए, तुरंत व्हाट्सएप से जुड़िए, जो बात करना है कीजिए, एंड विल डू आवर बेस्ट टू सपोर्ट यू। आज क्योंकि अभी बाकी वीडियोस भी हम लोग अपलोड करने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। अगर आपको याद ही है ह्यूमन फैक्टर्स तो ठीक है, सर्च करके ढूंढ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।